आपका इस ऑनलाइन मंच पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारे इस चैनल के ऊपर डिफेंस के सभी वीडियोस अवेलेबल आ रहे हैं या कंटिन्यू क्लासें रनिंग मोड में हैं। आप हमसे जुड़कर अपने डिफेंस में या राष्ट्र सेवा के संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात मित्रों, आज की सभा को मैं शुरू करूं, नए चैप्टर का शंखनाद करूं, नए चैप्टर का आगाज करूं, उससे पहले कुछ चंद पंक्तियां हो जाएं। वो मेधावी पंक्तियां क्या है, सुनिएगा जरा। यस, कि थक कर बैठा हूं हार कर नहीं, थक कर बैठा हूं हार कर नहीं, अभी तो मेरे निशान बाकी है। थक कर बैठा हूं हार कर नहीं, अभी तो मेरे निशान बाकी हैं। हारा नहीं हूं मैं यारों अभी, या हारा नहीं हूं मैं यारों अभी, अभी तो मेरी पहचान बाकी है, अभी तो मेरी पहचान बाकी। मैं तो जीत लूंगा मैदान की इस जंग को, मैं तो जीत लूंगा मैदान की इस जंग को, अभी तो मेरी मेहनत का, अभी तो मेरी मेहनत का इम्तिहान बाकी है, इम्तिहान बाकी। प्यारे मित्रों, इन्हीं पंक्तियों के साथ, बहुत ही ओजस्वी और मेधावी शब्दों के साथ हम भौतिक विज्ञान की इस कड़ी में फिर से हाजिर हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। आज की सभा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज की सभा के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, नया अध्याय हमारी इस कड़ी में। और वो नया अध्याय क्या है, सुनिएगा। इस नए अध्याय का नाम है इस नए अध्याय का नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति। इस नए अध्याय का नाम है कार्य ऊर्जा एंड शक्ति, पावर। समझिएगा ध्यान से मित्रों, ये चैप्टर आपकी डिफेंस कैटेगरी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा वजूद रखता है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप विशेष इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना। वर्क एनर्जी एंड पावर, इसको ध्यान से समझना है मित्रों। इस चैप्टर को काफी स्कोरिंग है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ध्यान से। कार्य, सबसे पहले यहाँ इस सभा का जो आगाज होने वाला है, जिस टॉपिक से होने वाला है, वो टॉपिक है हमारा कार्य, वर्क। अब ये वर्क क्या क्या करेगा मैं बता देता हूँ। वर्क क्या होता है, किस तरह से वर्क काम करेगा, सारी चीज सुनिए। वर्क या कार्य का क्या मीनिंग है, हम समझते हैं। वर्क या कार्य का मीनिंग है कि किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा वस्तु में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। आया समझ में? क्या कार्य का मीनिंग समझ आया मित्रों आपको? क्या है कार्य? मैं कहूंगा it may be defined as the product of force and displacement produced in the object when applied force
applied force when applied force act upon the object। कहने का मतलब ये क्या है, यह बल और विस्थापन का गुणनफल है और इसी कड़ी में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उसी को अपन क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। कुछ इस तरह से देखिए जरा ध्यान से। जैसे मैं कहूं कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर क्या है, ये मान लीजिए कोई m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, हाँ दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये फोर्स F अप्लाई किया। अब जैसे ही मैं फोर्स F अप्लाई करता हूं तो बॉडी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, और बॉडी कुछ समय बाद मुझे यहां मिलती है, ये यहां पे आप देख रहे हैं, ये जो बॉडी है इसको मैं यहां गेन कर पा रहा हूं। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु अपनी मूल स्थिति से छोड़कर x या d डिस्प्लेसमेंट क्या करती है, धारण कर लेती है। कब, जब उसके ऊपर फोर्स F अप्लाई किया जाता है। तो मैं कहूंगा when the force F is applied upon the object then body displaced to the d। तो इस कंडीशन में कार्य जो है, वर्क डन या कार्य, वो क्या होगा, वस्तु के ऊपर फोर्स कितना है वो, और फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितना आया है वो, उसी के गुणनफल को, उसी के प्रोडक्ट को अपन क्या कहते हैं, कार्य कहेंगे। W बराबर F इंटू डी। बताएं फ्रेंड, क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, टेल मी नाउ। छिप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, छिप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। बताइए फ्रेंड, आशा करता हूं इस गाने के साथ, इस शब्दों के साथ आपको जोश आ गया होगा। हाँ क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं। तो W बराबर एफ डी तो आपको समझ आ गया। W बराबर एफ डी मतलब कार्य बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन इज क्या है, कार्य। अगला पॉइंट सुनिए, अगला पॉइंट ये है कि जब बल या विस्थापन, जब बल या विस्थापन थीटा कोण पर कार्यरत हो, कहने का मतलब है अगर इनमें से कोई भी एक किसी इंक्लाइंड पर है, थीटा कोण पर कार्यरत हो, थीटा एंगल पर है, तो मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन में क्या होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट एट एन एंगल थीटा, एंगल थीटा, अगर ये थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं तो क्या होगा। गॉट इट। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, बल और विस्थापन थीटा कोण पे काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसे लग रहा है, देखो बचीड़, ये जो है ये फोर्स लग रहा है और ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है और ये थीटा एंगल पे लग रहा है। इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने से हम बॉडी को लीनियरली कुछ समय बाद में यहाँ पे गेन करते हैं, ये बॉडी यहाँ पहुंच जाती है, ये क्लियर, कितना डिस्टेंस गेन करती है, d। तो फोर्स थीटा एंगल पे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए थीटा एंगल पे, दोनों ही बातें पॉसिबल है, दोनों ही बातें पॉसिबल है। तो कोई भी थीटा एंगल पे होगा तो उस सिचुएशन में अपन को क्या करना है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है। कंपोनेंट कैसे लेंगे, कंपोनेंट आप कुछ इस तरह से लोगे, एफ का इधर कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा,
और एफ का इधर कंपोनेंट क्या होगा, इधर कंपोनेंट हो जाएगा मेरे पास एफ साइन थीटा। क्या हो जाएगा इधर, एफ साइन थीटा। तो हमें जो कार्य बताना है इस सिचुएशन में, हम कहेंगे कार्य, अतः कार्य वर्क डन, अतः कार्य वर्क W इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोई भी एक कंपोनेंट उसको अपन कहेंगे एफ डी कॉस थीटा। ये वैल्यू आएगी थीटा एंगल पे अगर होता है तो। कार्य इज इक्वल्स टू मैं कहूंगा एफ डी कॉस थीटा। कभी कभी मित्रों नहीं होता, जैसे क्रिकेटर है, बैट तो एकदम सीधा चलाता है पर बॉल जो है थीटा एंगल पे चली जाती, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल पे हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है बैट्समैन बल्ले को तो थीटा एंगल पे झुकाता है, बॉल स्ट्रेट ड्राइव सीधा चौका हो जाता है। तो ये उसी की बात हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में W बराबर क्या आएगा मेरे पास, एफ डी कॉस थीटा। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ये किसका है, ये सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या है ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो क्या आपको ये बादल समझ आया, क्या आपको ये बादल समझ आया कि दो सदिश का अदिश गुणनफल कार्य और बल विस्थापन के संदर्भ में कैसे आएगा। क्या ये बादल समझ आया फ्रेंड, यस। अरे बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो सवाया, बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो सवाया, याद रहेगा। तो आपके मन में ये डाउट है कि डॉट ही क्यों आया, तो डॉट इसलिए आया क्योंकि जो कार्य है वो एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। तो आप ये टिप्स सुन लीजिए जरा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कार्य जो W है, कार्य एक कैसी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। भले ही वो दो सदिशों का गुणनफल है पर ये है कैसी राशि, अदिश राशि है। मैं कहूंगा वर्क इज एन स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ओ यस, आ जाए फ्रेंड। दूसरी बात अगर अपन देखें कि कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है, कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल है। क्या है, अदिश गुणनफल है। याद रहेगा, मैं कहूंगा जो वर्क डन है वो स्केलर प्रोडक्ट है। क्लियर, वर्क is an scalar product of force and displacement। ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। दूसरा पॉइंट आप क्या समझ रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये समझिए आप, कार्य के मात्रक क्या मात्रक होंगे, यूनिट्स क्या क्या होंगे, यूनिट्स, आप यूनिट्स समझ पाएंगे। कार्य के मात्रक जो हैं यूनिट। तो मैं कहूं W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। पहला अगर मैं एम केस में बात करूं, इन एम केस सिस्टम, तो W बराबर एफ डी से ही आएगा और एफ डी का क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ये पहला। दूसरा अगर मैं SI सिस्टम के अंदर बात करूं, इन SI सिस्टम में क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर की SI सिस्टम में कहूंगा मैं जूल। क्या होगा, SI सिस्टम में हो जाएगा मेरे पास जूल। गॉट इट। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है, याद रखना, CGS सिस्टम में अर्घ
क्या हो जाएगा, अर्ग। और याद रहेगा 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होता है। क्या इतना याद रहेगा आपको ये रिलेशन? बोलो फ्रेंड, बोलो। यस, टेल मी नाउ, हरी अप। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। क्या ये इतना समझ आया फ्रेंड? गॉट इट? क्या ये रिलेशन याद रहेगा? या फिर मैं 1 अर्ग इज इक्वल्स टू कह दूं 10⁻7 जूल। क्लियर है? बताइए फ्रेंड। यस। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। यस फ्रेंड, बताइए क्या इतनी बातें सारी क्लियर हो गई आपसे? ये चीजें क्लियर होगी तभी ही आगे काम बन पाएगा। आगे बढ़ूं मैं। यस, ओके। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट। हेलो 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 हेलो, यस यस यस। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा? वो है कार्य का विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र, मैं कहूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। कितना होगा सुनिएगा। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क की बात करें तो W बराबर क्या मिलेगा मुझे? W बराबर है F इंटू डी। तो F का कितना होता है याद है? 112। तो W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डी। फोर्स का हो गया मेरे पास M1 L1 T-2 और डी हो गया विस्थापन L1। क्या मिलेगा मुझे? M1 L2 T-2। ये कार्य का फॉर्मूला आ गया। याद रखना आपको कोड में, कोड कितना है? 122। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी विशेष। अगला पॉइंट सुनिए, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि अगर यदि विस्थापन अल्प है, क्या है? यदि विस्थापन अल्प है तो मैं कहूंगा इफ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, छोटा है, तो याद रखना उस समय कार्य भी स्मॉल ही होगा और हम उसको यूं लिखेंगे dW बराबर F डॉट dx। अगर कार्य स्मॉल है डिस्प्लेसमेंट तो कार्य भी स्मॉल ही होगा, dW बराबर F डॉट dx। ये बातें याद होनी चाहिए आपको। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। अगर प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा दी हुई हो, प्रारंभिक सीमा व अंतिम सीमा के मध्य कार्य कितना होगा वो बताना है आपको। प्रारंभिक सीमा व अंतिम सीमा के मध्य कार्य
मैं कहूंगा वर्क डन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लिमिट, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट। तो क्या मिलेगा सुनिए, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन W बराबर लिखना है DW, ये आपको करना है इनिशियल लिमिट और ये आपको करना है फाइनल लिमिट। तो फाइनली W इज इक्वल्स टू आपको ये लिखना है इनिशियल से फाइनल, DW की जगह F dx रखिएगा, F बाहर ले लो और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इनिशियल से फाइनल, बस लिमिट पुट कर दो F फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी के ऊपर छोटे मोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ फ्रेंड? टेल मी नाउ। हेलो। ए देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। हो तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के यूं खिल जावा, इतनी सी है ये दिल की आरज़ू। यस, बताएं फ्रेंड, एनीवन हैव अ डाउट? ओके, यस, आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अब अपन को कुछ केसेस पढ़ने हैं, वेरियस केस, विभिन्न स्थितियां। वो विभिन्न स्थितियां क्या क्या है सुनिए। विभिन्न स्थितियां मतलब हमें देखना है वेरियस केसेस, विभिन्न स्थितियां, वेरियस केस क्या है, समझ पा रहे हैं आप? पहला केस ये है, पहला केस फर्स्ट नंबर या पोजीशन फर्स्ट में ये कह सकता हूं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे, तो बल और विस्थापन क्या होंगे, समांतर होंगे। कैसे होंगे? ये रही बॉडी और आप अगर बॉडी की बात करोगे कुछ इस तरह से, तो मुझे ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट हैं और ऐसी सिचुएशन में ये अप्लाइड फोर्स है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही आ रहा है। तो मुझे ये बताइए, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, कुछ समय बाद हमें यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है और फोर्स भी इधर ही है, दोनों पैरेलल है। तो ऐसी कंडीशन में कार्य कितना हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू, मैं कहूँगा एफ डी कॉस थीटा। तो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा कॉस 0। कॉस 0 क्या देगा मुझे? 1। W इज इक्वल्स टू एफ डी, तो W मैक्सिमम मिला कि नहीं मिला? एफ डी इज इक्वल्स टू W मैक्सिमम। क्या आपको इतना प्रश्न समझ आया? ये घटना समझ आई आपको? हेलो फ्रेंड, हेलो हेलो हेलो, यस यस। टेल मी नाउ, एनीवन हैव अ डाउट? नो डाउट। कोई इसका एग्जाम्पल क्लियर करेगा? एग्जाम्पल से अगर मैं बात कहूँ, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात कहूँ, तो ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है किसी मीनार से नीचे छोड़ा जा रहा है। ये एक मीनार है, मतलब टॉप पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। ये यहाँ से एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है और ये m मास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे आ रहा है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? ये नीचे आ रहा है। तो सुनिए, ये देखिए, ये देखिए,
ऐसी सिचुएशन में जो इसका वेट होगा mg डाउनवर्ड, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, नीचे ही हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कहूंगा, फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो W बराबर क्या आएगा मेरे पास, F इंटू डी। क्या ये पहला केस समझ आया, क्या ये पहला केस समझ आया? बिल्कुल 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 श्योर, बिल्कुल मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पढ़ाता हूँ। यस, पहला केस समझ आया फ्रेंड? हेलो, टेल मी नाउ। सरसों से भरे खलियान जहां मैं लौट के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे मेरा गांव जहां मैं लौट के घर को जा न सका। हो तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के यूं खिल जावा, इतनी सी है ये दिल की आरज़ू। हो तेरी नदियों में बह जावा, तेरे पानी में मिल जावा, इतनी सी है ये दिल की आरज़ू। यस, ओके ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। पहला केस क्लियर है सभी को? वेल वेल वेल, बहुत बढ़िया। केस नंबर सेकंड देखिए जरा। केस नंबर सेकंड क्या कहता है? सेकंड केस हमारा क्या है देखिएगा, सेकंड केस है, सेकंड केस है हमारा कि इफ थीटा बिकम्स 90 डिग्री, अगर थीटा 90 हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? कैसे होंगे? ये रहा डायग्राम देखिए, ये रही बॉडी, ये बॉडी है और ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से लाई कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये m मास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे? देखो, बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे लगा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसे आया है, जब इसके ऊपर फोर्स ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है ऐसे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये फोर्स तो लग रहा है ऐसे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ऐसे, तो थीटा बिकम्स 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में W इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? W इज इक्वल्स टू मैं कहूंगा एफ डी कॉस 90, ये क्या बजेगा, भजीड़, एफ डी कॉस 90 कॉस 90 क्या मिलेगा मुझे, 0। तो W इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, 0। तो इसका मतलब है 90 डिग्री होने पर वर्क डन 0 आएगा। तो क्या आपको इसका एग्जाम्पल वगैरह किसी को याद है? तो पहला एग्जाम्पल क्या है देखिए, पहला एग्जाम्पल ये है कि कोई चोर या कुली, कोई चोर या कुली अपने सिर पर संदूक उठाकर, अपने सिर पर संदूक उठाकर चलता है, संदूक उठाकर चलता है, तो किया गया कार्य शून्य होता है, तो किया गया कार्य शून्य होता है। वापिस समझ लो, सुन लो, वापिस सुन लो। व्हेन a thief and coolie run upon the surface या ground surface, then work done against gravity,
अगेंस्ट ग्रेविटी इज 0, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य क्या होता है? शून्य होता है। कैसे हुआ देख लो जरा, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। जैसे मैं कहूं कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चोर है या कुल्ली है कोई, ये मान लो चोर है, ये उसकी काली काली आंखें, ये गहरी गहरी मूछें, ये उसके कान बंधे हुए हैं, देखो, यस। अब वो देखो ऐसे स्टेप ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मित्रों मुझे बताओ, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी में ऐसे आ रहा है, पर इसका जो वेट है वो mg नीचे है कि नहीं? तो मुझे बताओ ऐसी सिचुएशन में गुरुत्वाकर्षण बल mg तो हुआ डाउनवर्ड, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया ऐसे, तो W बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्लियर है? कोई चोर या कुल्ली संदूक उठाकर चलता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, किसके प्रभाव में? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में। किसके प्रभाव में? गुरुत्वाकर्षण के संबंध में या संदर्भ में, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में। गॉट इट? चलो आगे मित्रों, आगे बढ़ूं। इसी का उदाहरण नंबर 2 भी बहुत पॉपुलर है, जिसके ऊपर प्रश्न भी आया है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा, अभिकेंद्रीय बल द्वारा, अभिकेंद्रीय बल द्वारा कण को वृत्तीय पथ पर घुमाने में, कण को वृत्तीय पथ पर घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य शून्य होता है। घुमाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होगा सुनिएगा। द वर्क डन टू rotating a object upon circular path by centripetal force is by centripetal force is 0। ये कैसे हुआ समझो ध्यान से। देखो जरा, जैसे मान लो मैं अगर बात कहूं कि ये कोई सर्कुलर पाथ है, तो आप देखते हैं कि सर्कुलर पाथ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मूव करा रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा मूव करवाने की डायरेक्शन या उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टूवर्ड्स टू सेंटर होती, केंद्र की तरफ होती। तो इस पॉइंट पे लोगे तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी इधर होगा, बट सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा। अगर आप इधर लोगे तो भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि बॉडी में वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी इधर है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये है टूवर्ड्स टू द सेंटर। बॉडी में डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी इधर है। तो मुझे बताओ, जिस दिशा में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है?
डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो W बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास एफ डी cos 90। cos 90 बनने पर W बराबर क्या मिलेगा 0। यस बताइए फ्रेंड, क्या इतना क्लियर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आया 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 अटरिया पे कोई चोर आया 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 अटरिया पे कोई चोर देखो देखो। यस बताइए, क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट कड़ी में लेते हैं। ये दो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट थे और सेंट्रीपिटल वाला हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सावधान हो जाए, कमर कस लो मित्रों, बहुत जरूरी है। जो छोटी छोटी चीजें हैं बहुत ही गहनता से हमें समझनी पड़ेगी, तभी जाके हम मंजिल की तरफ पहुंच पाएंगे। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का कोई सिंबल नहीं है, हम कहेंगे विपरीत दिशा में। किधर होंगे? विपरीत दिशा में। क्लियर? यस। तो अगर ये कंडीशन है तो मुझे बताइए W बराबर क्या हो जाएगा? यस, W बराबर एफ डी कॉस 180 डिग्री। तो W बराबर एफ डी कॉस 180। कॉस 180 क्या देगा? -1। ये -1 कहाँ आ जाएगा उछल के? ये -1 यहाँ आ जाएगा। तो W बराबर क्या मिलेगा मुझे? एफ डी। क्लियर? तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, इसको हम डायग्राम और उदाहरण दोनों चीजों से समझ रहे हैं। दोनों ही चीजों से आपको इसको समझना है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई सरफेस है, यहाँ पे एक m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है। और m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो लगाया गया इस डायरेक्शन में, फोर्स इधर लगने से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आया, विस्थापन आया इधर। तो ऐसा कब होता है मैं अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। ये तो डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। तो ऐसी सिचुएशन में W बराबर क्या मिलेगा मुझे? एफ डी। गॉट इट? ऐसा कब हो रहा है? ऐसा हो रहा है इस कंडीशन में। एग्जाम्पल देखो जरा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये कोई टॉप है बिल्डिंग का, ये एक ऊंचाई है, मीनार है, ये मीनार है, और आप देखते हैं कि ये पॉइंट जो है वो A है और ये पॉइंट B है। मुझे एक m मास के ऑब्जेक्ट को क्या करना है? पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ लेके जाना है। ले जा रे ठंडी रात में उठा के मुझे ले जा। सुनो सुनो, ये मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, देख रहे हैं आप। तो मित्रों मुझे ये बताओ, इसमें मोशन ऊपर हो रहा है, कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है। यस आ जाए मित्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी आप मैं बता देता हूं। पहले मैं बता दूं मित्रों, इस क्लास का जो टाइमिंग रहता है वो हमारा 9:30 से 10:30 रहता है, डेली लाइव चलता है। आप इस क्लास में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही अपने जिसके बेसिक थोड़े से वीक है, जिसको लगता है थोड़ा मुझे पढ़ना है, वो पढ़ सकता है बढ़िया ढंग से। बहुत ही आनंद के साथ अनुभूति होने वाली है आपको। आगे सुनिए। तो ऐसी कंडीशन में मैं ये कहूंगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो आया ऊपर, बट ग्रेविटी जो फोर्स की बात अगर अपन करें तो उस ऑब्जेक्ट को आप ग्रेविटी फोर्स के विपरीत ले गए ना, गुरुत्वाकर्षण बल के तो विपरीत ले गए आप।
तो मुझे बताओ जो वेट या ग्रेविटी फोर्स होगा mg तो ऐसे होगा, बट डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो W बराबर क्या होगा F इंटू डी कॉस 180, 180 होने पर माइनस का एफ डी, तो F किसके बराबर होगा माइनस का mg इंटू डी। तो आपको ये दिमाग में बिठाना है कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव भी पॉसिबल है, हमेशा पॉजिटिव हो ये कोई जरूरी नहीं है। बताइए फ्रेंड, क्या इतनी बातें क्लियर हुई? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? गॉट इट? यस। चलो चलो अभी हम वर्क को कंप्लीट ही कर देते हैं फाइनली, और एक लास्ट पॉइंट और है उसको फाइनली पढ़ लेते हैं। देखिए, बल विस्थापन, बल विस्थापन वक्र में कार्य, बल विस्थापन वक्र में कार्य, इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या है? वर्क डन, वर्क डन इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, वर्क डन इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए। तो ये वर्क डन कैसे आएगा, आपको थोड़ा विशेष गौर करना है। इसके अंदर लॉजिक है, एक छोटा सा लॉजिक है, सिंपल चीज है, बहुत सिंपल। देखिएगा, जैसे मैंने क्या किया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ, और मैं आपके दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, उस ग्राफ के अंदर आप देखोगे कि जो शेडेड पार्ट होता है, उस शेडेड पार्ट का जो एरिया है वो वर्क डन के इक्वल है। अभी आपको बताया जा रहा है। देखिए, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, देखो दिखाई दे रहा है सभी को? ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, कैसा भी कर सकते हैं आप। बस इसके बाद आपको इस ग्राफ के अंदर एक स्ट्रिप कंसीडर करनी है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर कर लो, बस बल्ले बल्ले। इसके बाद कुछ भी नहीं है। देखो, इस स्ट्रिप का नाम देंगे, उससे पहले आप इसको क्या कर दो, शेडेड कर दो। उससे पहले आप इसको क्या कर दो, शेडेड कर दो। शेडेड करने से हमें क्या फायदा हुआ कि हम खाली एक स्ट्रिप का ही एरिया फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम अपना लॉजिक इस्टेब्लिश करेंगे। तो मुझे बताइए, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ABCD का एरिया क्या आएगा? मैं कहूँगा एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, AB, विड्थ क्या हो जाएगी, AD। अब देखो, अगर ये लेंथ की बात करें तो ये दोनों के दोनों पॉइंट फोर्स की कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। जहां B आएगा वहीं C भी आएगा, तो ये फोर्स की वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, तो फोर्स तो फिक्स है। अगर मैं AD की बात करूं तो देखो, AD डिस्प्लेसमेंट है, यहां से शुरू हुआ 0 1 2 3 4 5, ये फिर 6 7 8, तो 8 में से मैं 5 घटाऊंगा तो 3 आएगा ना। कहने का मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल है, तो मैं यहाँ लिख दूं F इंटू डी एक्स। तो मैंने देखा कि जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एक का जो एरिया है वो किसके बराबर है, DW। DW का मतलब है स्मॉल वर्क, स्मॉल वर्क का मतलब है अल्पकारी। क्लियर है इतना? अल्पकारी। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे एरिया बराबर ये है, तो हम कह देंगे यहाँ पे स्मॉल वर्क डन है, तो मुझे अगर कुल कार्य चाहिए, टोटल वर्क डन, कुल कार्य W बराबर, मैं क्या कहूँगा, कुल क्षेत्रफल।
आपको कुल कार्य चाहिए तो कुल क्षेत्रफल निकल। अब कुल क्षेत्रफल के अंदर मुझे ऐसी बहुत सारी पट्टियां मारनी पड़ेगी, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स मारनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं क्या कह दूं, तो एरिया का मतलब है, अभी स्मॉल वर्क डन मिला मुझे, तो डी डब्ल्यू का मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो ये मुझे क्या देगा, कुल क्षेत्रफल देगा, और कुल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, कुल कार्य के बराबर होगा। ये तो है इसका लॉजिक। लॉजिक क्या है मित्रों, लॉजिक का मतलब है एफ एक्स कर्व के अंदर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा, एरिया के इक्वल होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो था मित्रों, वीर जवानों, मेरे साथियों, वर्क डन कार्य बल विस्थापन वक्र के अंदर जिसका एरिया जो होता है वही जो वर्क डन बनता है। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों को लेकर जा रहा हूं, कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। एनर्जी जो टर्म है वो अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो सुनिए जरा। देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं मित्रों। हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा है वो हमेशा मैदान फतेह करके जीत के ही बाहर निकला है। जैसे पहला क्वेश्चन जो अभी पढ़ा है उसके ऊपर जवाब देना है आपको। बताइए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। A body of the mass m is moving in the circle of the radius r with the constant speed v. The force on the body mv square बटे r centripetal है, directed towards to the center. What is the work done by the force in the moving body over half the circumference of circle? तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, कौन बताएगा जल्दी से, कोई है बताने वाला? वाह क्या बात है, सुनिएगा। राइट आंसर है बी। अभी पढ़ाया, अभी पढ़ाया, अभी बोला था ये ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, जिससे हमें वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो जीरो। ओके, बताइए। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम देन यूनिट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड। यदि बल और लंबाई दोनों के मात्रक 4 गुने कर दिए जाएं तो ऊर्जा का मात्रक कितना होगा, 4 गुने कर दिए जाएं। बताइए, टेल मी नाउ। बी तो है, जीरो जीरो बी तो है, और क्या है, बिल्कुल। देखिए, अगर बल और लंबाई दोनों के मात्रक 4 टाइम्स कर दिए गए हैं तो एनर्जी चाहिए। तो मित्रों एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब एफ इंटू डी। अगर ये भी 4 टाइम, ये भी 4 टाइम, तो 4 इंटू 4 क्या होगा, 16 टाइम। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 16 गुना। ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट। बताएं। A man pushes a wall and falls to fail to displace it. He does. एक व्यक्ति एक दीवार पर बल लगा रहा है, ठीक है, परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पा रहा, उसे विस्थापित नहीं कर पा रहा है। तो इस स्थिति में उसने क्या किया, तो अगर ऐसी कंडीशन है मित्रों तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो कार्य भी क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। W बराबर एफ डी, डी जीरो तो W जीरो। उसने कोई कार्य नहीं किया। बी इज द करेक्ट, नो वर्क। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। बताइए। A body move a distance of 10 meter along the straight line under the action of force 5 Newton. Work done is 25 joule. The angle which the force make with the direction of the motion of the body. 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर दूरी तय करती है। कार्य 25 जूल हो तो वस्तु की दिशा में बनाया गया कोण कितना है, टेल मी नाउ।
बताएं जल्दी से, हरी अपनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल फ्रेंड। W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। W है मेरे पास 25 जूल और F है 5 और ये है 10, ये है कॉस थीटा। कितना हो गया? 25/50 बचीड़। कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या हो गया? थीटा बराबर 60 डिग्री। राइट आंसर सी होगा कि नहीं होगा? देखिए 25/50 1/2 थीटा बराबर 60। बताइए क्लियर है? यस, वेल वेल वेल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताएं। Force F equal to this Newton applied over a particle which displaces from the origin point R equal to this meter work done on the particle. F इतना है और डिस्प्लेसमेंट इतना है। वाओ, विस्थापित होता है तो कण पर कार्य का मान बताना है। टेल मी नाउ फ्रेंड। यस, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी दे ए वतन तेरे लिए, ओ दिल दिया है जान भी दे ए वतन तेरे लिए। वेल वेल, बहुत बढ़िया। तो सिंपल है फ्रेंड, W इज इक्वल्स टू F डॉट डी करना है तो 10 और ये हो गया -3 तो प्लस का 7 जूल आएगा। राइट आंसर सी है, ए नहीं है। बचीड़ बचीड़ बचीड़। बताएं फ्रेंड। A body of mass 10 kg dropped to the ground from the height of 10 meter. The work done by the gravitational forces. 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लाजवाब। देखिए फ्रेंड क्या आएगा। W इक्वल्स टू FS mgh, m है 10, g इतना, 10 इतना, 980 जूल। राइट आंसर है हमारे पास डी। सिंपल है, सब दी हुई है वैल्यू, कहाँ डाउट है, कहाँ प्रॉब्लम है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर? निम्न में से कौन अदिश राशि है? कौन स्केलर है, कौन अदिश है? तो सुनिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, ये तो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये क्या है? स्केलर है। तो हमारा आंसर कौन है? डी है। राइट आंसर इज द डी। वर्क। तो प्यारे मित्रों, ये थी हमारी आज की सभा। मैं आशा करता हूं आपको इसमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई होगी। मुझे बहुत ही तहे दिल से खुशी है कि आपको बहुत ही अच्छे खासे ढंग से समझ आई हैं चीजें। और आप अगर ये मित्रों रीड आउट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो पढ़ाया हुआ व्यर्थ ही जाएगा। आपका भी और मेरा भी समय खराब होगा। इसलिए रिवाइज जरूर करें और कल आप रिवाइज करके आए क्लास में। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे मित्रों तो आप इसे अपने दोस्त जो घर पे बैठे रजाई ओढ़ के सो रहे हैं उन्हें भी शेयर करें, ताकि वो कुछ 2 अक्षर पढ़ें और उनका भी सिलेक्शन हो सके, जीवन में उद्धारता आ सके। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, आप शेयर जरूर करें।